जब अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी उनसे झुक के आशीर्वाद ले रहे थे, तब तक उनको सर्टिफिकेट था कि वो शंकराचार्य हैं। ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। अब शंकराचार्य भी कांग्रेसी और भाजपा वाले होने लगे। एक दूसरा जो भगवाधारी है लाला रामदेव, देखिए उसकी तरक्की आप बोल सकते हो विकसित हो गया योगी जी, मोदी जी, जय जय बम बम फलाना। तो इसका मतलब ये कि सबसे बड़े पुरोहित भारत के प्रधानमंत्री हैं। ज्ञानेश कुमार की लड़की नोएडा की कलेक्टर रहती है, वहाँ पे कुछ भी हो जाए तो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को तो हटा दिया जाता है, लेकिन नोएडा के डीएम पे आंच नहीं आई। हर कोई विरोध कर रहा है कि आप अडानी को देश बेच रहे हैं, आप अडानी को देश बेच रहे हैं, आप अडानी को देश, लेकिन हर दूसरा नया प्रोजेक्ट जो आता है वो फिर अडानी को दे देते हैं। कहने का मतलब आप चाहे जितना कहते हो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुद्दा ये है कि गोमांस के व्यापार पर कब्जा कौन करेगा। इसके व्यापार पर कब्जा मुसलमानों से हटाकर या उन लोगों से हटाकर के हम अपने लोगों को दे दें। गोमांस जाने से कोई समस्या नहीं, गाय कटने से भी कोई समस्या नहीं, बस किस तरह उसका व्यापार का हिस्सा हमको मिलना चाहिए। बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए गांव में एक बीफ एक्सपोर्टर ने अपने कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी फंड के तहत मुजाहरों के लिए बुकर बनाए थे। और अभी 20 दिन पहले वहां पर 26 टन गाय का मांस पकड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों की नगर निगम गाय कटवा रही है, ऑन रिकॉर्ड है। न मोहन भागवत का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, न बाबा बागेश्वर का हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेले पैसे नहीं खर्च कर रही, वो सन 47 का माहौल से तैयार कर रही है। हाँ, मुस्लिम वोट का डर दिखा के भाजपा वोट लेगी और भाजपा का डर दिखा के ओवैसी वोट लेगा। देखिए अब क्या कि बहुआयामी तरीके से चुनाव लूटा जा रहा है। अखबारों में ये पढ़ रहा हूँ वो फॉग की वजह से देख नहीं पा रहे थे। क्या फॉग लाइट नहीं आती है? आपको हो सकता है आने वाले दिन में मालूम पड़े कि जो मृतक लड़का युवराज है जानबूझ करके मर गया। हमारे इंसान की जान की कीमत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, तो अगर एफआईआर होनी चाहिए तो नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ होनी चाहिए, नोएडा की डीएम के खिलाफ होनी चाहिए। हम सामाजिक रूप से बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील और क्रूर समाज है, हिंसक समाज है। यदि आपको मेरठ से प्रयागराज एक्सप्रेस वे से जाना है तो आपको 1515 रुपए केवल टोल देना होगा। उसका ठेका अपने प्रिय अडानी जी के पास ही। बोला कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये कोई AI जनरेटेड नहीं है और ये सब सच है। ये अश्लीलता, लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने अश्लील और मजाक बना दिया है। बिल्कुल। या मणिपुर आज भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया पूरी तरीके से। 2-3 लड़कियां थी जिनको नग्न परेड कराया गया था, उसमें से एक लड़की मर गई, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं करा पाए। कि वो शीला दीक्षित की सरकार थी जिसने निर्भया को लिफ्ट करा के सीधे सिंगापुर भेज दिया था इलाज के लिए, और ये लोग हैं आज नफरत ऐसी बो दी है। तो 20 साल की लड़की तड़प तड़प के मर गई। मूल बात ये है कि इनसे आप सवाल करेंगे तो आपको नोटिस आएगा, आपके ऊपर पुलिस के छापे पड़ेंगे, ईडी की रेड पड़ेगी और आपको तबाह कर दिया जाएगा। मूल बात कि मोदी जी अभी जाकर के सोमनाथ में क्या कर रहे थे? डमरू बजा रहे थे। बूंदी चढ़ाई मंगलवार को तो हनुमान जी खुश हुए, अडानी को आपने पैसा दिया तो मोदी जी खुश हुए। कि बाबा बागेश्वर जिसको छोटा भाई मोदी जी कहते हैं, वो अभी बांदा में दरबार लगाए हैं, 12, 15, 20 औरतें कोई ऐसे चीव लटका कर रही है, कोई कर रही, बोले इन पर भूत प्रेत आए हम उतार रहे हैं। दावा करता है कि वो मेरे पर भूत चढ़ा देगा तो मैं अपने खर्चे से उसके पास आके 5 दिन रहने को तैयार हूँ, तो मेरे को भूत चढ़ा दे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, मेरे दोस्त और देश के जाने माने जर्नलिस्ट विश्वदीपक। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। पंकज जी, आपके पड़ोस से शुरुआत करूंगा मैं, नोएडा से, जिसमें एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका एक्सीडेंट हो गया फॉग की वजह से, और वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में जाके गिर गया जहां पानी भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा जो तकलीफ दे बात है कि वहां पर पुलिस, फायर फाइटर्स, SDRF, NDRF सब कोई थे, और वो लगभग 2 घंटे तक लड़का खड़े होकर के, वो सोचिए कितना हिम्मती लड़का था कि कार गिर गई थी, ऊपर चढ़ा, उसने पिता को फोन किया, पिता ने 112 डायल करके फोन किया, पुलिस आ गई। इतना हो गया था तो कम से कम उसको बचा ही लेना था। अखबारों में ये पढ़ रहा हूँ पंकज जी कि वो फॉग की वजह से देख नहीं पा रहे थे। क्या फॉग लाइट नहीं आती है? फॉग लाइट नहीं, ये मसला नहीं है। देखिए, इस मसले की मैं शुरुआत इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको अभी इसमें बहुत सारे वर्जन मिलेंगे। आपको हो सकता है आने वाले दिन में मालूम पड़े कि जो मृतक लड़का युवराज है जानबूझ करके मर गया। ये भी आप सुन सकते हो, जबकि उसका असल कारण ये कि नोएडा की जो डीएम है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी लोग हैं, ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी। तो इसलिए आपको फॉग वॉग सब कुछ सुनाई दे सकता है। वहां ईमानदारी की बात यह है, उस साइट में अभी 3 जनवरी को खुली जगह पर एक ट्रक घुस गया था।
ट्रक को निकाला था तब भी बड़ा हल्ला हुआ था। और उसका असल कारण सुनिए क्या है। उसका असल कारण है कि वहां पर लोग रुक के चले, या लोग आसपास की बिल्डिंग को, अपार्टमेंट को देखते चले जहां 2-2 करोड़ के फ्लैट हैं। वहां पे किसी ने एक स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है और स्पीड ब्रेकर पे कोई भी व्हाइट लाइन नहीं पड़ी है। इट इज नॉट मैटर ऑफ फॉग। और दुर्भाग्य आप देखिए कि हमारे दिल्ली एनसीआर की आपदा प्रबंधन कितनी निकम्मी है। लोग बैठ के वहां पर बात करते रहे कि पानी ठंडा है, इसके अंदर सरिये हैं, हम नहीं उतरेंगे। जो क्रेन लेके आए वो 40 मीटर तक की थी, उसमें 70 मीटर चाहिए था। लेकिन आप सोचिए कि जो गांव देहात में सिंपली रेस्क्यूज होते हैं कि 40 मीटर के बाद भी आप रस्सों से रेस्क्यू कर सकते थे। जब एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम आई तो जाहिर है उसके पास में गोताखोर भी होंगे। लेकिन जो कहा जा रहा है, एक वीडियो बड़े मंजुल सरी के चर्चित और स्थापित पत्रकार ने शेयर किया है कि एक व्यक्ति बता रहा है कि किस प्रकार से एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग बैठे रहे और वो पानी में उतरा है। उसको देर से उतरने दिया गया, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। और वो कह रहा है कि सब लोग बैठे रहे, कोई काम नहीं कर रहे थे, निकम्मा। थोड़ी देर बाद ही वो आदमी कह रहा था कि जैसे ही फोन किया सब लोग आ गए, मुस्तैद थे और वो लोगों ने बड़ा कोशिश की और उसको नहीं बचा सके। द सेम पर्सन। तो गरीब आदमी है, जाहिर है कि उसका बयान बदलवाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं थी। तो ये असल चीज ये है कि हम लोगों ने जो घर है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मान लिया है। वो हमारी एसेंशियल टीमें नहीं है। और ये अकेले यहाँ नहीं हुआ है, आपको बताएं। आप गाजियाबाद और नोएडा में आपको चप्पे चप्पे पे ऐसी जगह मिलेगी जहां पर साइड में नाले खुले हुए हैं, बड़ा नाला बह रहा है जिसकी कोई दीवार नहीं है, या तालाब खुला हुआ है, या इवन आपको बताऊं कि जो दिल्ली की बवाना नहर है तो कुख्यात है। नहर के साइड में सड़क है और उसमें कुछ भी नहीं, और उसमें आए रोज गाड़ियां गिरती रहती। तो ये क्या है कि हम लोगों का जो तंत्र है ना, वो स्यापा करने वाला। स्यापा यानी कि कोई घटना हुई तो हम लोग कुछ दिन रोएंगे, जैसे कि अभी भागीरथपुरा इंदौर के लिए हम लोगों ने पानी 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 कर लिया, खत्म हो गया चीज। पानी वैसे ही आ रहा है, ना पानी में सुधार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी ये चूंकि 27 साल का लड़का है, दुर्भाग्यपूर्ण उसके पिताजी के सामने उसकी आंखों उसकी जान निकल गई, तो कुछ लोगों ने प्रदर्शन वगैरह भी किया है। लेकिन जब बोलेंगे सुमन राम की खाते मंदिर हम बनाएंगे, प्रयागराज में हम फूल फेंक रहे हैं ऊपर से, लेकिन हम यहाँ पर एक इंसान की जान नहीं, हमारे इंसान की जान की कीमत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत स्पष्ट रूप से, सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग एक व्यक्ति की जान की कीमत नहीं समझते। बिल्कुल सही है। और आप समझो विश्वदीपक कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया उन्होंने, जबकि जिस लड़के की बात अभी बता रहे थे पंकज जी, जिसका बयान संभवतः बदलवा दिया गया, वो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है। इमोशनल आदमी रहा होगा वो बेचारा, धीरे से रस्सा वगैरह बांध के किसी तरह उसमें उतर गया। अब हाँ, और उसने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। अब सोचिए लीपा पोती कैसे चल रही है। उन 2 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिनमें से एक ने दूसरी कंपनी को जमीन बेच दी है, और जो दूसरी कंपनी है वो कह रही है कि 2019-20 से इस प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट नोएडा अथॉरिटी में अटका हुआ है, वो पास ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर एफआईआर होनी चाहिए तो नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ होनी चाहिए, नोएडा की डीएम के खिलाफ होनी चाहिए। हाँ देखिए बिल्कुल, असल में बात यह है कि मैं बीच बीच में कभी कभी बोल देता हूं कि भारत को तीसरी दुनिया का चौथे दर्जे का देश लिख देता हूं, मैं ये बोल देता हूं कई बार। लोग इससे बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं कि एक तो तीसरी दुनिया, उसमें भी चौथे दर्जे का देश। लेकिन इससे ये देखिए सच्चाई है हमारे देश की। हमारे देश की हालत इस समय ये है कि ये चौथे नहीं 5वें 10वें दर्जे का देश है ये, जहां पे ना तो कोई सिविक सेंस है, ना ही कोई अर्बन प्लानिंग है, ना ही कोई आपदा प्रबंधन है। ये जो घटना हुई है, ये तमाम चीजों को मिलाकर के आप देखेंगे तो केवल एक फैक्टर इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये एक हद तक हमारी, जो पंकज जी ने जैसा कहा, तो उस पे इन तमाम खामियों को उजागर करने के साथ साथ ये हमारी सामाजिक असंवेदनशीलता को भी दर्शाती है। हम सामाजिक रूप से बहुत ही ज्यादा असंवेदनशील और क्रूर समाज है, हिंसक समाज है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी, सीतामढ़ी में शायद कोई एक बच्चा जा रहा था जिसका कहीं एक्सीडेंट हो गया था, और उसके एक्सीडेंट के बाद वो मछली शायद लेकर के जा रहा था, मछलियां गिर गई। तो बजाय उसको हेल्प करने के, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के, लोग मछलियां बिनने लगे
और वो लड़का वहीं मर गया। ऐसी घटनाएं आप भारतीय समाज में अक्सर 2 महीने में 3 महीने में आप देखते होंगे। लोग मछलियां बीनने लगे और वो लड़का तड़प तड़प करके सड़क पर मर गया। किसी को ये नहीं लगा कि पहले हम इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। ये हमारे समाज का जो इंडिकेशन है, इंडिकेटर्स हैं, ये सारे समाज बताते हैं कि भारतीय समाज आला दर्जे का असंवेदनशील और एक तरीके से हिंसक समाज है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे के साथ क्या हो रहा है, और दूसरे के साथ क्या, अपने साथ क्या हो रहा है। ये जो सिस्टमैटिक कोलैप्स है भारत में हो रहा है, जिसको पंकज जी ने इशारा किया जिसकी तरफ, ये हमारे पास कोई अर्बन प्लानिंग नहीं है। क्या पता अगर वहां पे व्हाइट लाइंस होती तो हो सकता है वो लड़का देख लेता, स्पीड धीमी करता। वो जो बिल्डर्स है उसको कहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं। और उसको छोड़िए, मैं अपने जहां मैं रहता हूँ उस इलाके की मैं बात बताता हूँ। वहां पे हमारी एक नाली है जो खुली हुई है और वो 12 महीने खुली रहती है। उसमें गर्दन तक जो है गंदगी भरी रहती है। अब कल्पना करिए, उसमें कोई बच्चा, वहां बगल में सब्जी मार्केट लगता है, हजारों लाखों लोग वहां पे रोज निकलते हैं। कोई बच्चा अगर उसमें गिर जाए तो आप उसको खोज ही नहीं पाएंगे। और होता रहता है ऐसा, और ऐसा होता रहता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल होता रहता। अरे अभी 1 महीने पहले गाजियाबाद में वो स्कूटर से गिर गया था विकलांग, हाँ बिल्कुल मर गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप इस पे सवाल उठाएंगे तो आपको देशद्रोही, गद्दार, न जाने क्या क्या कहा जाएगा। तो ये अफसोस नाक है। और जो हर कोई गड्ढे में गिरता है उसकी के अंदर प्रिंस जैसी नहीं होती है। बिल्कुल। आज से 15 साल पहले जिस तरीके से अभियान चलाया गया था मीडिया द्वारा प्रिंस, उसके बाद जाने कितने बच्चे गिरे लेकिन कभी किसी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी और विश्व गुरु यही है हमारा, मतलब भरी हुई नाली, गर्दन तक भरी हुई नाली, यही है विश्व गुरु। ये झूठ है। भारत में जी हम लोगों की क्या स्थिति ये है कि हम लोग जो एक ऐसे यूटोपिया में जी रहे हैं, हमको लगता है कि हम कितने विकसित हो गए हैं, लेकिन वो जो विकास है वो वास्तव में आदमी का खून चूस रहा है, वो आम आदमी के लिए है ही नहीं। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, इस पे आपके कोई राष्ट्रीय चैनल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ताली बजेगी क्योंकि सबको 2-2 पैसे का विज्ञापन मिलने वाले कि अगले महीने मेरठ से प्रयागराज का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। उसके विज्ञापन अभी आने लगे इनफैक्ट, है ना, शायद 565 किलोमीटर का है। बहुत अच्छी बात है। एक आप बोल सकते हो विकसित हो गया, योगी जी, मोदी जी, जय जय बम बम फलाना, लेकिन उसके पीछे की ईमानदारी की हकीकत देखिए। यदि आपको मेरठ से प्रयागराज इस एक्सप्रेसवे से जाना है तो आपको 1515 रुपए 1515 रुपए केवल टोल देना होगा। और इतनी भी हकीकत नहीं है, जो पहला सबसे छोटा ट्रैक है मेरठ से बदायूं, उसका ठेका किसी और कंपनी को है, लेकिन बदायूं से आगे प्रयागराज तक 3 जो टोल हैं उसका ठेका अपने प्रिय अडानी जी के पास ही है। तो यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से उस एक्सप्रेस वे से प्रयागराज जाना चाहता है तो दिल्ली से मेरठ 150 रुपए देगा एक्सप्रेस वे के, फिर उसके बाद 1515 रुपए आगे देगा। अब आप बताइए, मेरे पैसे की सड़क, मेरे पैसे से विज्ञापन सरकारी छप रहे हैं, मेरे ऊपर आप एक एहसान कर रहे हो कि हमने कितना विकास कर दिया, और सड़क पे चलने के लिए पैसे लगेंगे आपके, वो भी कितने, 1515। बहुत बहुत ज्यादा, मुझे लगता है सबसे महंगा टोल होगा देश नहीं दुनिया भर में। बहुत बहुत महंगा टोल है ये वाला, जो मुझे लग रहा है। विकास की कीमत सिर्फ सड़क नहीं, मतलब ये जो मणिकर्णिका वाला मुद्दा है पंकज जी, इस पर बातचीत थोड़ा देर 2 मिनट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ये नहीं चल रहा है कि असल में सच्चाई क्या है। जैसे संजय सिंह पर और पप्पू यादव पर FIR भी दर्ज कर दी गई कि इन्होंने AI जनरेटेड इमेजेस शेयर की हैं, और तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई अखबार क्यों नहीं रिपोर्ट करता है वहां जाकर के, कुछ लोग ठीक ठाक पत्रकार वहां जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं करते, कि बताते क्यों नहीं सच्चाई क्या है। किसी को कुछ पता ही नहीं, सरकार अपना वर्जन बता रही, सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसका कोई वही नहीं कि क्या वाकई। मैंने न्यूज़ 24 पे देखा था, न्यूज़ 24 पे जो संदीप चौधरी का प्रोग्राम आता है उसमें कल शाम को देखा था, उसने बोला कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कोई AI जनरेटेड नहीं है और ये सब सच है। इतने ताकत से बोलते हुए मुझे कोई भी अखबार नहीं दिखा, क्योंकि कल से आज तक कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जिसके फर्स्ट 4 पेजेस से विज्ञापन नहीं है। सब नारंगी वाले विज्ञापन है, यानी प्रेस्टीज का विज्ञापन भी नारंगी है, और अमेजन का विज्ञापन भी नारंगी है, सरकार का विज्ञापन भी नारंगी है। तो
सब भगवा अब तो में आईफोन भी नारंगी हो गया है ना, चप्पा चप्पा भाजपा। तो फिर ये यहाँ तक का आएगा, चप्पा 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 में तो छप्पा हो गया वो लड़का जो था बेचारा 27 साल का, नारंगी है। आप चिल्लाओगे कि पानी की समस्या है, आप बोलोगे कि हवा की समस्या है, आप बोलोगे कि जमीन जहरीली है, सबका एक इलाज, बुलडोजर महाराज। चप्पा चप्पा भाजपा, ये जो पंकज जी ने बोला विश्व दीपक, इससे मुझे एक ये रिपोर्ट इसमें छपी इंडियन एक्सप्रेस में, शायद आपने देखा होगा कि 2019 वाला जो लोकसभा चुनाव था उसके साथ लगभग 7 असेंबली इलेक्शन हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कुल खर्च था वो 1300 कुछ करोड़ रुपए था। और जो अब वो खर्च है जो 2024-25 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है अलॉन्ग विद 8 स्टेट असेंबली इलेक्शंस, उसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खर्च है। मतलब 2.5 गुना खर्च बढ़ गया है। इतना ज्यादा जिसके पास पैसा होगा आप उससे लड़ेंगे कैसे? ये तो रिपोर्टेड है। ये जो आंकड़ा है कैसे आया है? ये आंकड़ा वो है जो भाजपा ने बताया है, जो भाजपा ने बताया है। लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी जब भाजपा की, मतलब जब भाजपा नेताओं के, एमएलएस के, एमपीज के, और इनको छोड़ दीजिए, कुछ पूंजीय पार्षद और मेयर लेवल के जो भाजपा के नेता हैं, उनकी गाड़ियों में हमने नोट के बंडल देखे हैं, भरे भरे, पूरी गाड़ी की गाड़ी नोटों से भरी हुई रहती है। साड़ियों का वितरण देखा है हमने, दारू की बोतलें देखी हैं, ठेके पट्टे और टेंडर के आवंटन देखे हैं, उसका तो हिसाब ही नहीं। तो ये 3,000 करोड़ ये कम है, ये ऑन पेपर है। ये इसका आप 3 गुना मान के लिए कम, बिल्कुल पर्चियां, बिल्कुल पर्चियां, ये हाँ। तो ये तो बहुत कम है। ये अश्लीलता, लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने अश्लील और मजाक बना दिया है। बिल्कुल। अभी आप देखिए बीएमसी में मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप जो परिणाम देख रहे हैं वास्तव में परिणाम वैसा नहीं है, वो परिणाम और कहीं लिखा गया है, मत पेटियों में नहीं लिखा गया है। अब आप देख लीजिए कि बंबई, जिस मराठी अस्मिता के लिए बंबई चर्चित था, उस बंबई में इस बार रिकॉर्ड 80 गैर मराठी जीते, 12 AIMIM के जीत लिए। यदि 12 AIMIM यदि मुस्लिमों में इतनी पॉपुलर है, तो जो मुस्लिम बाहुर मालेगांव है या भिवंडी है, वहां पर क्यों नहीं जीती? 0 सीट मिली है। यानी मैं आपको बता रहा हूं, आप इस गणित को समझिए। भारतीय जनता पार्टी अकेले पैसे नहीं खर्च कर रही, वो सन 47 का माहौल फिर से तैयार कर रही है। बिल्कुल। जो सन दयाल, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जब 2.5 साल सभी नेता जेल में थे, तो बाहर केवल हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट थे। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने जो नाटक किया था उस समय कि हिंदू वोट और मुस्लिम वोट, आज वो वही खेल खेल रही है कि मुस्लिम वोट यानी ओवैसी और हिंदू वोट यानी बीजेपी, भाजपा। मुस्लिम वोट, हाँ, मुस्लिम वोट का डर दिखा के भाजपा वोट लेगी और भाजपा का डर दिखा के ओवैसी वोट लेगा। यही खेल मतदाता सूची तैयार करने में, SIR के खेल में, मतदान पैटर्न। देखिए अब क्या कि बहुआयामी तरीके से चुनाव लूटा जा रहा है। अभी एक अंबा, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, एक सीट का महाराष्ट्र में 12 कांग्रेस के पार्षद ने वहां पर बीजेपी और AIMIM से मिलकर सरकार बनाने, बोर्ड बनाने की बात की। कांग्रेस ने 12 के 12 जो पार्षद थे उनको निष्कासित किया, और 12 के 12 पार्षद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये केस हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिए। 12 हाईकोर्ट के जज ने बोला कि ये तो विश्व भ्रमण हो रहा है, आप कल फिर और किसी पार्टी में चले जाएंगे। सही बात है। ये ना हो क्या रहा है कि हम सब या तो हम या तो आप हमको जिताओ, ये तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो हम खरीद लेंगे एनीवेज। मतलब हर तरीके से हमारे पास ही आएंगे जी, हम खरीद लेंगे। तो इस इलेक्शन में आप यानी जहां प्लेइंग लेवल ही नहीं है, लेवल फील्ड ही नहीं है, और ऐसे में ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार की लड़की नोएडा की कलेक्टर रहती है, गौतम बुद्ध नगर की। वहां पे कुछ भी हो जाए तो नोएडा अथॉरिटी के CEO तो हटा दिया जाता है, लेकिन नोएडा के DM पे उस पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि कमल पे मोहर तो वही लगवाता है ना।
बिल्कुल, इतना ब्लेटेंट बेशर्मी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मतलब मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ बार बार कि हर कोई विरोध कर रहा है कि आप अडानी को देश बेच रहे हैं, आप अडानी को देश बेच रहे हैं, आप अडानी को देश, लेकिन हर दूसरा नया प्रोजेक्ट जो आता है वो फिर अडानी को दे देते हैं। कहने का मतलब आप चाहे अब जितना देखो ना, कहते हो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां काम करना चाहिए पंकज जी, जहां कोशिश करनी चाहिए थी, जहां चीजें रिस्टोर करनी चाहिए थी, वहां कुछ नहीं किया। मणिपुर आज भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया पूरी तरीके से। दोनों बहुत समुदायों के बीच वास्तव दोनों समुदायों के बीच में ऐसी खाई बन चुकी है कि अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्या रही होगी। दूसरी बात ये कि वो जो 2-3 लड़कियां थी जिनको नग्न परेड कराया गया था, उसमें से एक लड़की मर गई, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं करा पाए। वो लड़की 20 साल की है, उसके साथ बताइए। में जब सामूहिक बलात्कार हुआ तो उसके गर्भाशय यूटेरस में गंभीर चोटें आई, और ये घटना 21 मई 2023 की है। आप सोचिए कितना मार्मिक है कि उस लड़की को कम से कम सरकार उस बच्ची का, मैं बच्ची कहूंगा, 20 साल क्या उम्र होती है उस समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। बिल्कुल, 3 उसको एक साल होने। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता। किसी राजनेता का केस होता था, लिफ्ट से उठा के, हवाई जहाज से उठा के दिल्ली से सब कुछ कर देते। हम भूल जाते हैं कि वो शीला दीक्षित की सरकार थी जिसने निर्भया को लिफ्ट करा के सीधे सिंगापुर भेज दिया था इलाज के लिए। और ये लोग हैं, आज नफरत ऐसी बो दी है। वो 20 साल की लड़की तड़प तड़प के मर गई, और इस मौत के बाद में वहां पर फिर से जो नफरत का खेल हो गया। क्या है कि आपको जो अंडर द टेबल किसी अखबारों में खबर नहीं आ रही, केवल सांघाई एक्सप्रेस दे रहा है कि किस प्रकार से पिछले 1 महीने से मणिपुर में फिर से सरकार बनाने को बीजेपी सक्रिय है। नॉर्थ ईस्ट डेस्क के जो इंचार्ज कोई ए के मिश्रा आईएएस हैं, वो वहां पर लगे हुए हैं। इसके अलावा संबित पात्रा और मोहन भागवत ने भी खूब प्रयास किए, लेकिन वहां पर ये था कि कुकीज जो एमएलए हैं 10, उन्होंने मना कर दिया कि हम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे तैसे उन पे साम दाम दंड भेद से तैयार हुए थे, और अभी ये लड़की की डेथ हो गई है। इस लड़की की डेथ के बाद में वहां पर घेरेबंदी इतनी अधिक हो गई है कि अब कुकीज इलाकों में मैतेईस का जाना लगभग असंभव होगा। वो कह रहे हैं कि हम ऑटोनोमस काउंसिल से कम और सेपरेट स्टेट तक के अलावा हम कुछ और शामिल नहीं ही नहीं लेंगे। होंगे। तो बिल्कुल। हमने मानेंगे ही नहीं। एक इतने सुंदर राज्य में, जो सीमावर्ती राज्य है, उसमें हमने ऐसी नफरत बो दी। वहां कुकी मेते ही नहीं है ना, वहां पे नगाज भी हैं, जोस भी हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मणिपुर की एक बड़ी आबादी जो म्यांमार बॉर्डर पे रहती है, उसमें तमिल गांव है। हम बिल्कुल। ऐसे राज्य को हमने ऐसे राज्य को इस तरीके से खत्म कर दिया जहां पर इंसान इंसान का खून पी रहा है। मैं फिर अपनी बात कहूंगा, इस सरकार ने विकास का जो एक छद्म पर्दा आपकी आंख के सामने खींचा है, उसके बाद में एक इंसान के जान की कीमत, एक इंसान की नैतिकता की कीमत शून्य हो गई है। हम केवल बयान देते हैं और खत्म कर देते हैं। भागीरथपुरा इंदौर की 24 लाशें हैं, जो स्मार्ट सिटी भी है, 6 साल से स्वच्छ नगर है। और आप सोचिए कि विश्व दीपक की इन सब के बावजूद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वालों को बचाया जाता है। विजय शाह का जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि 2 हफ्ते में आप बिल्कुल। बताइए कि इनको प्रोसिक्यूट करना है कि नहीं करना है। जुलाई अगस्त में परमिशन मांगी गई थी, पांच उसके बाद से हुआ ही नहीं। 5-6 महीने हो गए। यही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप ये बताइए कि हमने 2025 में परमिशन मांगी, 2026 आ गया, आप कुछ बता ही नहीं रहे क्या करना है। वो कह रहे हैं कि उसने ऑनलाइन अपॉलॉजी मांग ली है। भैया, अपॉलॉजी ऑनलाइन से क्या होगा? मैं हत्या कर दूं एक यदि मैंने भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया है, तो मेरे माफी मांगने से वो अपराध अपराध खत्म हो जाएगा क्या? वो माफी भी तो नहीं मांग रहा है। सबसे सबसे अजीब बात है कि वो प्रॉपरली माफी भी नहीं मांग रहा है, वो इतना एडमेंट है। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश को लेकर पूरे समाचार पत्र और मीडिया जगत को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। अब आप सोचिए कि पूरे देश में अल-कायदा के आतंकवादी लोगों को ढूंढ ढूंढ के ट्रक में, फ्रिज में, घर में गाय का मांस देख के मारा पीटी करते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसमें पिछले 35 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का ही नगर निगम है, वहां के आठ वहां के सभी विधायक बीजेपी के हैं, वहां का सांसद कई सालों से बीजेपी का है, और वहां की नगर एकमात्र स्लॉटर हाउस से भोपाल में वो नगर निगम द्वारा संचालित है। और अभी 20 दिन पहले वहां पर 26 टन गाय का मांस पकड़ा गया। और कल जो खुलासा हुआ है वो एक स्थानीय जो भोपाल का अखबार है पीपुल समाचार, उसमें
डिटेल रिपोर्ट है कि किस तरीके से भोपाल से म्यांमार, बैंकॉक, दुबई और अफ्रीकन कंट्रीज तक हर दिन कई कई टन गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा था। केवल एक डॉक्टर है नगर निगम का, उससे सर्टिफिकेट ले लेते थे कि ये भैंसे का मांस है और पैक होता था, चला जा रहा था। यदि आप सोचो कि अखलाक की हत्या हमने एक शक में कर दी, पीलू खां की हत्या के साथ में कम से कम कितने केसेस हैं जिनमें केवल आपने गौ मांस के शक में लोगों को मार दिया। क्योंकि किसी भी बजरंग दल के लोगों के पास में ऐसा टेस्ट तो होता नहीं कि हाथ से यानी छू कर, देख कर, महसूस कर, चाट कर ये बता दे कि ये भैंसे का नहीं है, गाय का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों की नगर निगम गाय कटवा रही है, ऑन रिकॉर्ड है। उस पर कोई आंदोलन नहीं है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं है। न मोहन भागवत का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, न बाबा बागेश्वर का हो रहा है, न बजरंग दल का हो रहा है। लेकिन हम खुश हैं। हम 1515 रुपए देके हम प्रयागराज जाएंगे। और प्रयागराज की हालत आपको बता दूं, अभी सुबह की खबर है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मेला प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि आप बताएं कि आप अपने आप को शंकराचार्य क्यों लिखते हो, आपका केस सब जुडिस है। जब जमीन अलॉट कर रहे थे, जब सब कुछ कर रहे थे, जब अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी उनसे झुक के आशीर्वाद ले रहे थे, तब तक उनको सर्टिफिकेट था कि वो शंकराचार्य। वो तो चूंकि सवाल करते हैं सरकार से, इसलिए उनके ऊपर नोटिस जा रही है। उनको ये लोग कहते हैं डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। अब शंकराचार्य भी कांग्रेसी और भाजपा वाले होने लगे। और जबकि ये वही शंकराचार्य है जिसने राहुल गांधी को कहा था कि तुम हिंदुइज्म से बाहर हो। बिल्कुल। तो जो इनसे सवाल, मूल बात वो नहीं है। मूल बात ये है कि इनसे आप सवाल करेंगे तो आपको नोटिस आएगा, आपके ऊपर पुलिस के छापे पड़ेंगे, ईडी की रेड पड़ेगी और आपको तबाह कर दिया जाएगा। मूल बात ये है। शंकराचार्य अगर चुप हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई ठीक है, आज के बाद हम कोई सवाल नहीं करेंगे मोदी जी पर, तुम्हारी जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर कोई सवाल नहीं करेंगे, तो छापा बंद हो जाएगा और वो भी तरक्की करेंगे। देखिए आप, एक दूसरा जो भगवाधारी है लाला रामदेव, देखिए उसकी तरक्की आप, वो समझ गया। तो इसका मतलब ये कि सबसे बड़े पुरोहित भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो उनके आगे पीछे रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल है। आपने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत ही कायदे की बात जगह पे आप इस चर्चा को ले आए कि मोदी जी अभी जाकर के सोमनाथ में क्या कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे। आपने क्या देखा उनको, वो सोंगो लेकर के वो पार्लियामेंट में चले आए। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपने रुद्राक्ष पहनी, उनकी मालाएं देखी आप। नागा, वो इतनी रुद्राक्ष पहनते हैं, पहन लिए थे एक बार, कि उसको देख करके नागा साधु घबरा जाए। हम तो डर गए थे उनका वो रूप देख करके। वो त्रिशूल उठा करके और ऐसे शंकर जी की तरह ऐसे पोज देते हैं। ये क्या है? ये यही है कि इस देश में देखिए, मनुष्य के विकास के क्रम में क्या हुआ, मनुष्य ने यह तय किया सभ्यता के विकास क्रम में कि हम धर्म को अपनी राजनीति से अलग रखेंगे। जो धर्म का प्रमुख है वही राजनीति का प्रमुख नहीं होगा, वही सत्ता को नहीं चलाएगा। मोदी जी आप क्या कहते हैं कि वो अपने आप को एक ऐसे सिंबल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं हिंदू मानस में, हिंदू समाज में, कि जो धर्म सत्ता है वही राज्य सत्ता है, धर्म और राज्य के बीच में कोई फर्क नहीं है। और जो राज्य का चला रहा है वही हेड ऑफ द रिलीजन भी है बिना कहे हुए, और वही हेड ऑफ द स्टेट भी है। बिल्कुल, वो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, अहम एकम ब्रह्मास्मि है वो। हाँ, तो सबसे बड़े पुरोहित वही हैं, सबसे बड़े राजा वही हैं, सबसे बड़े वैज्ञानिक वही हैं, सबसे बड़े कवि वही हैं, योद्धा भी हैं वो। बिल्कुल, नो डाउट। वाली लड़ाई भी तो उन्होंने लड़ी थी, मगरमच्छ वाला था जो मैं एक खबर की ओर चर्चा करना चाहूंगा, जो झारखंड में प्रभात खबर या रांची एक्सप्रेस के अलावा राष्ट्रीय मीडिया में आना चाहिए लेकिन नहीं आई। वो ये है कि 7 दिन पहले वहां पर 2 बच्चे गुमे, उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। जब पुलिस ने जांच करना शुरू की तो उन बच्चों के अलावा लगभग 38 बच्चे उन्होंने जब्त किए, जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ में इनकी तस्करी होती थी। ये अकेले इन्हें मानव तस्करी का मामला नहीं है, ये ऑर्गन रैकेट है पूरा।
और इतना भयावह मामला पकड़ा गया है उसमें। अभी कुछ लोग जो आज के प्रभात खबर की और उसके अकॉर्डिंगली कोलकाता में भी किसी को पकड़ा है उस फिल्म। यानी मैं आश्चर्य लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण खबरें हमारे राष्ट्रीय मीडिया के फर्स्ट 4 पेजेस में क्यों गायब रहती, यानी जबकि दिल्ली एनसीआर बच्चों के गुमने और ना मिलने का सबसे बड़ा अड्डा है। सबसे बड़ा। और इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं है। हम सपने में खोए हैं कि मेरठ से गाड़ी लेकर सीधे प्रयागराज चलेंगे, 1515 रुपए में से 10,1,045 रुपए हम अडानी को देंगे। अडानी को देंगे तो मोदी जी खुश होंगे। भाई बूंदी चढ़ाई मंगलवार को तो हनुमान जी खुश हुए, अडानी को आपने पैसा दिया तो मोदी जी खुश हुए। बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाह रहा था दीपक, जो ये पंकज जी ने अभी ये वाली बात कही थी भोपाल वाली, जिसमें 36 टन गोमांस पकड़ा गया, जबकि भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे धब्बे धब्बे में भाजपा है, इसके बावजूद ये सारा हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसे विचार आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोमांस मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि गोमांस के व्यापार पर कब्जा कौन करेगा। इसके व्यापार पर कब्जा मुसलमानों से हटाकर या उन लोगों से हटाकर के हम अपने लोगों को दे दें। गोमांस जाने से कोई समस्या नहीं, गाय कटने से भी कोई समस्या नहीं, बस किस तरह उसका व्यापार का हिस्सा हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए, ये इसकी शुरुआत तो मतलब पता नहीं लोगों को शायद नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कारवां के लिए एक स्टोरी की थी जब अखलाक की हत्या हुई थी, उसके ठीक बाद बनारस में मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था आदर्श ग्राम परियोजना के तहत, उसका नाम था जयापुर, मेरे ख्याल से नाम जयपुर। जयपुर गांव में मैं गया और मैं कारवां के लिए एक स्टोरी कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे गांव के बाहर बड़े सुंदर सुंदर अच्छे घर, डिजाइनर घर एक तरीके से कह सकते हैं आप, 1 रूम फ्लैट 2 रूम फ्लैट बने हुए, बहुत ही सुंदर। मैंने पूछा ये किसके घर है, पता चला कि वो मुसहरों की बस्ती है। मैंने कहा मुसहरों के लिए इतने अच्छे घर कौन बना सकता है। थोड़ा मैंने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो घर बनाए गए थे वो मुंबई के एक बीफ एक्सपोर्टर ने बनाए थे। अच्छा। अपने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए गांव में एक बीफ एक्सपोर्टर ने अपने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत मुसहरों के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाए थे। मैं हैरान है देख करके। मैंने स्टोरी, हालांकि कारवां की स्टोरी नहीं थी, पर मैंने एक दूसरी स्टोरी की जिसमें कहा कि भाई बीफ उस वक्त जबकि इस देश में बीफ को लेकर के अखलाक की हत्या कर दी जाती है, बीफ मनी से मोदी जी के गाँव में विकास हो रहा है, मोदी जी द्वारा गोद लिए गाँव में विकास हो रहा है। काफी बवाल मचा उस पर ये बात सच्चाई है। और आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीफ के जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं। सबसे बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले बीफ जहां गाय कटती हैं वो हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संगीत सोम तो सफाई देते रहे ना, संगीत सोम तो सफाई देते रहे कि उनकी कंपनियां नहीं है, वो उसमें डायरेक्टर थे या भाजपा। तो ये असल में धंधा है, धर्म इनके लिए धंधा है, बाकी सब बातें का कोई मतलब नहीं है। कुछ साल पहले बरेली में दंगे हुए थे। जब उन दंगों को मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि वो जो दंगे थे जो खटीक जाति के लोग हैं, खटीकों के कुरैशियों से झगड़े हुए और वो झगड़ा केवल मांस के व्यापार पे कब्जे को लेकर है। और हर जगह आरएसएस ने यही शुरू किया हुआ है। आरएसएस ने बहुत सारी जगह वाल्मीकियों को अपने साथ लिया क्योंकि सुअर के मांस के पे एकाधिकार को लेकर और उससे वो तमस की पुनरावृत्ति में उनको थोड़ी सहूलियत होती है। तो ये जो खेल है ना, मांस कभी भी ऐसा नहीं है कि सनातन संस्कृति में मांस खाना कोई अवैध रहा है। यानी 80% जात समाज मांस खाता रहा है। फिर हम कह सकते हैं कि मिथुन जो है नॉर्थ ईस्ट का वो गाय नहीं होती है, फिर जो है जर्सी गाय नहीं होती है। इन्हीं सब बातों इसलिए तो चिढ़ते हैं डीएन झा जैसे इतिहासकारों से, क्योंकि उन्होंने तो ये तक कहा कि प्राचीन भारत में जो पुरोहित थे वो बाकायदा गोमांस खाते थे। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तो यही है। वो तो अब यज्ञ में घोड़ों की बलि और इस सबको लेकर तो बहुत सारे वेदों में उल्लेख है उसमें। खैर वो हमारा मसला नहीं है। और मैं बहुत स्पष्ट बोलूं, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या करता है, ये कोई एक इस देश के विकास का आज का मॉडल नहीं है। हम किस वैज्ञानिक सोच की ओर जा रहे हैं, आप ये सोचो कि हम इस वैज्ञानिक सोच की ओर जा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर, जिसको छोटा भाई मोदी जी कहते हैं,
वो अभी बांदा में दरबार लगाए हैं, 12, 15, 20 औरतें कोई ऐसे चीव लटका है कर रही है, कोई है कर रही है, बोले इन पर भूत प्रेत आए हम उतार रहे हैं। यानी वो या तो मानसिक रोगी हैं या बाबा के प्लॉट की हुई औरतें हैं जो वीडियो के लिए होती है। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं होता कि इसको भूत हो गया है। मेरे दर्शकों में से यदि किसी को पास दावा करता है कि वो मेरे पर भूत चढ़ा देगा, तो मैं अपने खर्चे से उसके पास आके 5 दिन रहने को तैयार हूँ कि मेरे को भूत चढ़ा दे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।